नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मैं वरिष्ठ पत्रकारों की संगत पंगत में बैठा हूं। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी भी हैं। वरिष्ठ पत्रकारों में रवि उपाध्याय सर हैं, अरुण पांडे सर हैं, सरोज सिंह जी हैं और हम चर्चा कर रहे हैं सीटों की। लोकसभा चुनाव में जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं कि वहां के संकेतक क्या हैं। एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, एग्जिट पोल की बात हम करेंगे 1 जून को। तो हम लगातार कई वीडियोस कर रहे हैं, अलग अलग पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में भी 5 लोकसभा क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे और सबसे पहली चर्चा हम करेंगे मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की, जिसे कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो 2019 में लालू यादव की यह सीट नहीं रही। 2014 में पप्पू यादव ने लालू यादव के टिकट पर इस सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2024 में शरद यादव और यहां लड़ने के लिए आरजेडी को उम्मीदवार तलाशने में भी मशक्कत झेलनी पड़ी थी। प्रोफेसर चंद्रदीप उम्मीदवार बने, लेकिन अब चुनाव हो चुका है। सरोज जी, क्या संकेतक है? क्या मधेपुरा में लालू यादव की पार्टी ही सबसे बड़ी गोप बनेगी या अति पिछड़े मतों से फिर से नीतीश कुमार का कब्जा हो जाएगा, दिनेश चंद्र यादव या चंद्रदीप? नहीं, जो आपने कहा ना कि प्रोफेसर चंद्रदीप को टिकट दिया गया, जी तो आपको ध्यान होगा कि कितनी जद्दोजहद और कितने लेट उनकी एंट्री हुई। जी और दिनेश यादव को तो पहले से था ही। तो जो वहाँ चुनाव के दिन खबरें हैं और आज तक की जो फीडबैक वहाँ से आ रहा है, लगता है कि वहाँ पर दिनेश यादव वहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हर वर्ग ने वोट दिया उनको। अपर कास्ट ने भी दिया, यादवों ने भी दिया। ऐसा नहीं है कि एक वही जगह है मधेपुरा को जो आप कह रहे हैं कि यादवों का गढ़ है, वहाँ पर डिवीजन यादवों का देखा गया। और दिनेश जी की जो अपनी छवि है और नीतीश कुमार को लेके या जो भी रहा हो, चंद्रदीप को लोगों ने पसंद नहीं किया। बहुत लेट एंट्री हुई है उनकी, लोगों को उन्होंने कनेक्ट नहीं कर पाए मधेपुरा के लोगों से। प्रोफेसर है यहाँ पर, ज्यादा आना जाना था नहीं उनका, तो इस वजह से दिनेश यादव को इन सब चीजों का फायदा मिला। और हमारे पास जो खबर है उसमें दिनेश यादव वहां से चुनाव जीत रहे हैं। मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जेडीयू चुनाव जीत रहा है। अरुण पांडे जी, आपकी खबर क्या है? बस और भी विवेचना मैं करूं जी, कुछ तो क्रक्स आपने बताया सरोज जी ने। जी बिल्कुल वहाँ मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव उनका अपना जो छवि भी रही है, वो एमपी खगड़िया से भी रहे थे, पिछली बार वहाँ से जीते थे और फिर वो वहाँ उनकी जीत होगी, यही फीडबैक है। संजय जी, देखिए, क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव मधेपुरा के गोप नहीं बन पाएंगे? बिहार के सबसे बड़े गोप तो हैं, तो फिर मधेपुरा में क्यों चुकेंगे? सरोज जी कह रहे हैं दिनेश चंद्र यादव भी जीतेंगे, अरुण पांडे जी भी कह रहे हैं कि दिनेश चंद्र यादव भी जीतेंगे। आपकी जानकारी क्या कह रही है? देखिए, गोप तो जनता बनाती है जी। और एक बार लालू प्रसाद जी ने भी वहाँ प्रयास किया था, तो कहाँ इनको गोप बनाई थी मधेपुरा की जनता? नहीं, एक बार जीते भी थे, एक बार जीते थे, लेकिन एक बार तो शरद यादव जी से हार गए थे। बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि दिनेश चंद्र यादव को एज मिलते हुए वहां दिख रहा है। जी, उपलब्धता ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी तो हर जगह था, लेकिन जो स्वीकारिता थी दिनेश चंद्र यादव की, वो सारी जातियों में थी। यादव समाज का तो वोट मिला ही, अति पिछड़ा और अगड़े का वोट भी दिनेश चंद्र यादव जी को मिला। और इसमें बहुत विश्लेषण की गुंजाइश कम बचती है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रदीप बिल्कुल नए उम्मीदवार थे। कितना वो घूम पाए, कितना लोगों से बात कर पाए, कितना कनेक्ट हो पाए। अब हो सकता है कि तेजस्वी जी की सभाओं की वजह से वोटर थोड़ा सा इनके प्रति आकर्षित हुए होंगे, लेकिन दिनेश चंद्र यादव काफी आगे हमें दिखते हैं। चलिए, दिनेश चंद्र यादव आगे दिख रहे हैं। रवि उपाध्याय जी, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, प्रोफेसर जो चंद्रदीप की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उनके पिताजी वहां से एमपी हुआ करते थे, रमेंद्र कुमार यादव जी। तो वो लिगेसी उनके पास है, लेकिन उसको वह कैश नहीं कर पाए। जो समय फैक्टर है, कम समय में जो गए और चुनाव लड़े, तो वैसे में वो दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए के जो दिनेश चंद्र यादव है उनकी ही जीत। चलिए, तो सभी के सभी सहमत हैं कि मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव। अब हम बात करते हैं अररिया की। अररिया में क्या खबर है सर? प्रदीप सिंह फिर से जीत रहे हैं या तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शाहनवाज आलम, सरफराज को टिकट मिला नहीं था और अररिया को लेकर कई तरीके की चर्चाएं होती है वहां यादव मतों की, कि मुसलमान और यादव एक हो जाएं तब तो यह सीट आरजेडी की है। लेकिन यादव चुनाव में राष्ट्रवाद को चुन ले, पॉलिटिकल हिंदू हो जाए तो फिर दूसरी बात हो जाती है। अररिया में कौन जीत रहा है? देखिए, वो सीमांचल में एक अररिया सीट ही है जहां बीजेपी लड़ रही है। नहीं तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका तक ये सब जदयू की सीटें थी। तो एक उम्मीद थी वहाँ बीजेपी को कि फिर वहाँ प्रदीप सिंह वो जीतेंगे,
लेकिन जो बातें अब सरफराज की बात आपने की, सरफराज का भाई भाई में भी थोड़ा सा बिल्कुल इसको लेकर हो गया था। छोटे भाई को इस बार टिकट दिया, लालू प्रसाद ने भरोसा किया, तो बड़े भाई वो नाराज थे और वो खुलकर कोई वहाँ क्षेत्र में विरोध नहीं किया होगा, इसलिए मुसलमान के वोट में कोई डिवीजन नहीं था। और उस इन सारे जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी माना जाता है, 34-36% शायद वहाँ मुस्लिम वोटर्स ज्यादा ही, ज्यादा ही 42-43 है। तो उस कंस्टिट्यूंसी में जहाँ भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक होती है, यदि उसमें विभाजन होता है तो भाजपा की जीत आसान हो जाती है। और फिर इस बार जो एक चर्चा आपने सुनी, यही चर्चा मैंने भी सुनी है, तो वहाँ की लड़ाई में मैं अभी कह सकता हूँ कि वहाँ कठिन लड़ाई है। बीजेपी को इस बार सीट फिर जितना उतना सरल नहीं है। अब तो नतीजा आने दीजिए, फिलहाल जो मेरी फीडबैक है उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी वो सीट जीत रही है। जी, तो अररिया में आरजेडी की बढ़त दिखाई पड़ती है, अब मुकाबला बहुत कड़ा है, कठिन लड़ाई। सरोज जी, आपकी क्या जानकारी अररिया को लेकर? अररिया को लेकर जो जानकारी अभी अरुण सर बता रहे थे, उसी कांग्रेस वही जानकारी है। उसमें एक पॉइंट और हम जोड़ देना चाहते हैं, बाकी बातें तो सर ने बता ही दी। एक मंडल फैक्टर है, कोई शत्रुघ्न मंडल, हाँ बिल्कुल, आरजेडी के ही पुराने चेहरे, हाँ पुराने चेहरे हैं। वो जब चुनाव के अखाड़े में आ गए और जिस तरह से उनको समर्थन मिला, खासकर अपनी बिरादरी का, वो बीजेपी के गणित को वहां पे खराब कर दिया। जो वोट 1 लाख 1.25 लाख वोट उनको जाना चाहिए था, वो करीब मान के चलिए कि वो वोट का एकदम थोक नुकसान हो गया प्रदीप जी को, और यही हार जीत का अंतर वहां पे तय कर रहा है। मुस्लिम वोट जो आप दोनों भाई में शुरू में अनबन था, लेकिन बाद में बहुत दोस्ती हुई, टिकट कटने न कटने को लेकर सब नॉर्मल हुआ। लेकिन शत्रुघ्न मंडल वाला जो फैक्टर है, वो अररिया के हार जीत को तय कर रहा है। और बड़ी आबादी 4-4.5 लाख वोटर है मुस्लिम वहां के, उन्होंने जम के वोट किया एकदम माई के फेवर में। तो ये सब चीजें फेवर में जा रही है लालटेन के, और हमको लगता है कि अररिया में लालटेन ही। तो अररिया में सरोज जी कह रहे हैं, अरुण पांडे जी भी इशारा कर रहे हैं कि देखिए वहां आरजेडी को जीत मिल सकती है। तो अब चलते हैं डॉक्टर संजय कुमार के पास, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, अररिया के जीत का गणित हिंदू ध्रुवीकरण से होता है कि अगर एक तरफ माई समीकरण होता था तो माई से बाई निकल जाता था और वो ध्रुवीकरण हो जाता था हिंदू के तरफ। लेकिन वो शत्रुघ्न मंडल वाली बात में दम है कि अगर यादवों ने खुल करके राष्ट्रवाद को चुना नहीं होगा, मोदी मैजिक का असर उनके मन मस्तिष्क पर नहीं होगा, राष्ट्रवाद का असर नहीं होगा, और वो फ्रैक्चर्ड अगर हो गया होगा, तब तो शाहनवाज जी को एज मिलते हुए दिखता है। और अगर वो फ्रैक्चर्ड कितना हुआ, जैसे एक अंदाज लगाया जा रहा है कि 1 लाख वोट या 50,000 वोट वो ले आएंगे, अगर वो नहीं हुआ होगा, फिर एक ध्रुवीकरण बना होगा, तो संभावना वहां कुछ भी हो सकती है। लेकिन एज मिलते हुए वहां पर दिख रहा है आरजेडी को, इससे इनकार नहीं किया। तो चलिए, अररिया में एज मिल रहा है आरजेडी को। रवि उपाध्याय जी, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, हमारी समझ से तो तमाम समीकरण जो है वो प्रदीप सिंह के। अच्छा, आप प्रदीप सिंह को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कैलकुलेटर है आपके पास कि उसमें प्रदीप सिंह की बढ़त है। अब ये लोग किस से समझ रहे हैं कि दोनों भाइयों में संधि हो गया, जो 36 हुआ था वो संधि हो गया, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो दोनों जो बड़े भाई जो नाराजगी है वह अभी तक कायम, वो दिखाने के लिए लोगों के साथ में खड़ा हो जा रहे हैं, लेकिन एक भाई और उनके हैं। इस बात तो वो आपका रिश्ता तो तस्लीमुद्दीन साहब से ही रहा है, आप बहुत करीब रहे उस परिवार से। तो एक भाई और हैं, वह भी नाराज है। तो यह कुल मिला जुला करके जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ समीकरण, तो एम वाई किसके साथ जाएगा वो छोड़ देने की बात है। तो वहाँ पर प्रदीप सिंह अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो यह पूरा पिछड़ा का गोलबंद हुआ है। तो चलिए 3-1 से अररिया में। अब चलते हैं, बात करते हैं सुपौल में दिलकेश्वर कामत और उनके सामने चंद्रहास चौपाल। सरोज जी, क्या खबर है सुपौल से? कैलकुलेटर क्या बता रहा है? एक प्रयोग तो किया लालू यादव ने, सामान्य सीट से एक उतार दिया रिजर्व एमएलए को, तो अपने आप में एक बड़ा प्रयोग हुआ वहां पर। पहली बार लगता है बिहार में, सर ज्यादा अच्छा बताएंगे, हमको लगता है पहली बार ही प्रयोग हुआ। हाँ लड़े थे। तो लेकिन जो चौपाल का वोट है वहां पर, बताते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 25,000-30,000 चौपाल का अपना वोट है वहां पर सुपौल में। और कामत जी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कम करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि संसाधन में और तमाम चीजों में कहीं ना कहीं से चौपाल जी पिछड़ गए वहां पर। अच्छा, पिछड़ गए। हाँ, अंतिम समय आते आते उनको थोड़ी सी कमी हो गई। वजह जो भी रही हो,
पार्टी से उतना समर्थन ना मिला हो या जो भी हो, लेकिन चुनाव मजबूती से लड़े हो और जो कास्ट इक्वेशन है उनके फेवर में भी दिखा, खासकर जब चौपाल वोट जो प्लस हुआ है मई में, ये एक बड़ा सिग्नल है सुपौल के लिए। इसीलिए अभी हम नहीं कह सकते कि चौपाल जी एकदम पीछे चले गए हैं, रेस में है, लेकिन एज तो कामत जी का ही। दिलकेश्वर कामत का। संजय जी आपकी खबर क्या है, कैलकुलेटर क्या कर रहा है? नहीं, दिलेश्वर कामत जी को एज मिलते हुए वहां दिख रहा है, क्योंकि चौपाल जी ठीक है वहां के स्थानीय थे, विधायक भी हैं और बाद में इनको शेड्यूल कास्ट में भी शामिल किया गया, लेकिन जो अति पिछड़ा और अगड़ा का कॉम्बिनेशन जो था, सरोज जी कह रहे हैं एक प्रबंधन में चौपाल जी काफी कमजोर, जो चंद्रहास चौपाल थे वो कमजोर दिखे और शुरू से ही दिनेश्वर कामत ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। तो मैं मानता हूं कि दिलकेश्वर कामत जी अच्छे अंतर से वहां जीत दर्ज करेंगे, जो मेरी जानकारी है। जैसे मतों का अंतर के बारे में हम लोग 51-49 कर रहे हैं ना, वहां पर थोड़ा सुपौल में मत बढ़ जाएगा और दिलकेश्वर कामत जो है वो वहां जीत दर्ज कराते हुए दिख रहे हैं। रवि उपाध्याय जी आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सुपौल को हम एक ही नजर में देखते हैं कि वह ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का क्षेत्र है और उसी नाम से वह जाना भी जाता है। देखिए, तमाम राजनीतिक समीकरण अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन विजेंद्र यादव वहां से जीतते रहे। ऊर्जा मंत्री बने रहते हैं, ऊर्जा मंत्री बने रहते हैं, किस भी गठबंधन में हो, इधर हो, और वो एक मजबूत स्तंभ है जिधर रहते हैं। तो ऐसे में विजेंद्र यादव का काम बोलता है। सुपौल को जिला बनाने में भी विजेंद्र यादव को ही का ही नाम आता है। ऐसे में कोई भी उम्मीदवार हो जाए, विजेंद्र यादव जिधर खड़े रहेंगे वही उम्मीदवार जीतेगा। पता है जी, लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा, इस बार जो चुनाव कैंपेन हुआ है, ऐसा पहली बार लोग बताते हैं कि विजेंद्र यादव को रात दिन 10 दिन तक कैंपेन करना पड़ा। अच्छा। विजेंद्र यादव अपने चुनाव में भी उतना कैंपेन नहीं करते हैं कि जितना कैंपेन इस बार उनको सुपौल में करना। चलिए, तो अरुण पांडे जी आपका कैलकुलेटर क्या कर रहा है? देखिए, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन हम ग्राउंड जीरो से मधेपुरा और सुपौल के दर्जनों गांव में जो लोग रिपोर्टर्स गए थे, कई टीम से मेरी बात हुई। संजोग से उस दिन हमें कई चैनल्स पर जाना था, तो ये होता कि भाई जो आपने प्रारंभ में बात की थी मधेपुरा के बारे में कि रोम गोप का तो क्या हुआ। तो मधेपुरा में जो एक और दोनों जगह के आया, जो रिपोर्टर्स के बता रहे थे कि सर इस बार वहाँ जो लालू जी ने ये सामाजिक न्याय, वंचितों को, गरीबों को आवाज दी, ये सब अनाज में ये आवाज दब गई। अच्छा, मतलब जो प्रधानमंत्री की लाभान्वित योजना लाभान्वितों की है, वो वहाँ सर चढ़ के बोल रहा था। सुपौल अति पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक ही कहा कि एक प्रयोग जो अभी इस बार लालू प्रसाद ने भले ही प्रयोग किया, और दिलकेश्वर कामत के प्रति स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी, लेकिन जो अभी सरोज जी ने बात बताई कि अपने चुनाव में भी उतना ठीक है, वहाँ विजेंद्र यादव एक बड़े नेता हैं, उस इलाके में उनकी अपनी पहचान है। चुनाव तो था लोकसभा के लिए, तो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा ही संबल बना और वहाँ अपर हैंड है बिल्कुल दिलकेश्वर कामत फिर वहां जीतने जा रहा है। चलिए, तो सभी लोग सहमत हैं दिलकेश्वर कामत। अब चलते हैं गणतंत्र की जननी वैशाली, बहुत बड़ी लड़ाई। और ये लड़ाई किनके बीच में? बीना देवी, दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी, और मुन्ना शुक्ला। यहाँ भी लालू यादव ने एक दूसरा प्रयोग किया। 2024 में ब्रह्म बाबा जिंदा नहीं थे, रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया था, टिकट देने की मजबूरी नहीं थी, तो यहाँ राजपूत बनाम राजपूत नहीं, राजपूत बनाम भूमियार हुआ। लालू यादव ने भूमियार को टिकट दिया, ये बड़ी बात हुई। तो यहाँ जो बड़ी लड़ाई हुई, इसके नतीजे कैलकुलेटर में क्या कह रहा है, कौन आगे कौन पीछे? सबसे पहले संजय जी से समझेंगे क्या है गुना भाग। देखिए, लड़ाई वहां काफी नेक टू नेक फाइट है लेकिन हाँ, जैसे दिनेश सिंह जो वीणा देवी के पति हैं, उनको प्रबंधन के मास्टर माना जाता है कि बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन ये जो वहां वैशाली की जो लड़ाई रही उसमें यादव वर्सेस भूमिहारों की लड़ाई थी और कैंडिडेट भूमिहार बना दिया महागठबंधन ने। तो अगर यादव मतदाताओं ने भूमिहार मतदाता के साथ मिलकर के वहां चूड़ादही अगर बन गया तब तो मुन्ना शुक्ला एज मिलते हुए दिख रहा है। और अगर यादवों ने जो
कई सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि भीतरघात हुआ, उनकी ही पार्टी के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो उस स्थिति में समीकरण कुछ भी हो सकता है, फिर बीना देवी के पक्ष में चीजें जा सकती है। तो ये चूड़ा दही क्या ठीक से सन गया या नहीं सना? अगर ठीक से वो मिल गया होगा तब तो मुन्ना शुक्ला को एज मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि बाकी वोट भी मुन्ना शुक्ला को मिला है। मल्लाह का वोट, बिंद का वोट, बिंद की कई जातियां हैं, मल्लाह का, कुशवाहा भी, वो सारे वोट मुन्ना शुक्ला के साथ एड ऑन हो गए। जबकि प्रबंधन के बावजूद भी, पंचायत स्तर पर प्रबंधन के बावजूद भी जो बीना देवी के प्रति एक नाराजगी थी कि ये मिलते नहीं है, सुलभ नहीं है, हम लोगों के उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे, आते नहीं है, ये शिकायत वहां बनी रही। जो कि रघुवंश बाबू, जो ब्रह्म बाबा की बात आप कर रहे थे, वो तो गांव में ही रहते थे, लोगों के बीच में ही रहते थे। चुनाव जीत जाना हार जाना अलग बात है, लेकिन वो लोगों के बीच में ही रहते थे। पार्लियामेंट चलता था तो दिल्ली रहते थे, फिर दौड़ करके क्षेत्र में आ जाते थे, और फिर उनके लिए जातीय सीमा टूट गई थी, सब लोगों की स्वीकार्यता थी। लेकिन बीना देवी से लोगों की उम्मीदें थी, तो थोड़ी नाराजगी का दंश झेलना पड़ा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि चूड़ा दही क्या ठीक से मिक्स अगर हो गया होगा तब तो एड ऑन मिलते हुए दिख रहा है। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी तब तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है। चलिए, परिणाम कुछ और हो सकता है। सरोज जी, चूड़ा दही मिला कि नहीं मिला? क्या आपके पास मिल गया? चूड़ा दही मिल गया, उसमें जो गुड़ भुर्रा जो भी मिलना था, बिंद के रूप में, मल्लाह के रूप में, कुशवाहा के रूप में, तिलकुट भी आ गया, पूरा एकदम सना गया, सब्जी भी आ गया। हम आपको बताएं कि जो नाराज लोग थे चिराग पासवान से, जैसे इंजीनियर रविंदर सिंह, संजय सिंह, जिनको वैशाली से टिकट मिलना था, भाजपा से इंजीनियर अजीत कुमार को, जिनको टिकट मिलना था, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एकदम आंख बंद करके समर्थन कर दिया मुन्ना शुक्ला को, और वो वोट जो है एडिशनल जो वोट मिलता गया यादव और भूमियार के बाद, वो कहीं ना कहीं से बीना देवी पर और दिनेश सिंह पर हावी हुआ। सही बोल रहे हैं, चुनाव प्रबंधन में दिनेश सिंह नंबर 1 पर थे, लेकिन जो जुनून एक बार हो जाता है ना, तो आपका प्रबंधन धरा का धरा, लोग खुद चुनाव लड़ने लग जाते हैं। लगा कि मुन्ना शुक्ला के लिए भूमियारों में एक उन्माद था वहां पे, एकदम आंख बंद करके उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल मुन्ना शुक्ला। तो आप एज दे रहे हैं मुन्ना शुक्ला? एकदम मुन्ना शुक्ला को। तो इसका मतलब सरोज जी, आपके हिसाब से 5 सीटों में से 3 सीटें जो चर्चा हम लोगों ने आज की है, खगड़िया, जमुई, वैशाली, तीनों चिराग पासवान हार रहे हैं अभी तक। जो आंकड़े हैं और जो रुझान है वो तो यही कहते हैं। इस बात हाँ, ये तो कहा ही जा सकता है कि जो है चिराग पासवान को लॉस होगा। लेकिन इसमें एक चीज और ज्ञानेश्वर जी आपको जोड़ना पड़ेगा, 20 का बदला 24 में, ये नारा नीतीश कुमार के मतदाताओं ने एकदम जहां जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार थे, वहां पे 20 का बदला 24 में लिया गया। चलिए, तो देखिए वैशाली में, देखिए संजय जी ने कहा चूड़ा दही सना कि नहीं सना, लेकिन सरोज जी करे चूड़ा दही सन गया है, और उसमें तिलकुट भी आ गया, उसमें आलू दम भी आ गया, बचा कहाँ कुछ है? आपको लगता है कुछ बचा हुआ है वैशाली में? नहीं, देखिए अभी तो दिनेश सिंह इस चुनाव के बाद अभी चंद दिन, 2-3 दिन पहले यहीं विधान परिषद में वो थे, और स्वाभाविक उनसे चर्चा क्या होगी, चर्चा वैशाली की, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि फिर हम जीतेंगे, उसमें कहीं कोई आप लोग का जो भी गणित हो। लेकिन देखिए, मुन्ना शुक्ला परिचय के मोहताज तो है नहीं। आपको याद होगा रघुवंश प्रसाद सिंह से भी उनका मुकाबला तब, लेकिन आज तो सामाजिक परिस्थिति जो लालू प्रसाद ने प्रयोग किया, वो एक प्रयोग की भूमि वैशाली भी हो। जिस जाति विशेष से राजद को सबसे अधिक कटता रही वोट के हिसाब से, और इस बार उसी को साधने के लिए लालू प्रसाद ने कोशिश की। और तब ये जो बात अभी कहा है सरोज जी ने, संजय जी ने कहा, फिलहाल तो मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई करी है। यदि दिनेश सिंह की माने तब वैसे मैं मानता हूँ कि निर्दलीय उम्मीदवार भी मानता है चुनाव तो हम ही जीत रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन तब है कि वैशाली में इस बार लालू प्रसाद का प्रयोग सफल होता दिखता है। ये लालू प्रसाद का प्रयोग सफल होता दिखता है। देखिए, अरुण पांडे की भी भविष्यवाणी। रवि उपाध्याय जी, आप क्या मान रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से लड़ाई वहाँ बहुत टफ है लेकिन बावजूद इसके जो वोट के 3 दिन पहले जो वहां पर बैटिंग बॉलिंग किया गया, और कौन किया, उस क्षेत्र से कभी एमपी हुआ करते थे रामा किशोर सिंह, तो वो किसके लिए बैटिंग बॉलिंग करेंगे यह समझा जा सकता है। वो चिराग पासवान के साथ हो गए। तो वो जो बैटिंग बॉलिंग की है, तो जो सरोज जी कुछ लोगों का नाम अपने मुखारबिन से ले रहे थे, वह लोग भी
चले आए थे वहाँ। शांत हो गए, शांत हो गए थे। तो वो शांत हो गए, शांत होने का मतलब उधर वोट थोड़ा सा शांत होना है आपको, बाकी तो खेल नतीजा। तो वहां पर एज है जेडी माने बीना देवी को आप एज बीना देवी को एज है। चलिए 3-1 हो गया, 3-1 हो गया। बीना देवी को एज दे रहे रवि उपाध्याय जी। देखिए अब अंतिम सीट की बात करते हैं, 5वीं सीट पश्चिमी चंपारण, संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी। यहाँ फूल और कूल की बात हुई, तो फूल और कूल में जीता कौन? देखिए संजय जायसवाल की जो पृष्ठभूमि है, जो सीट को लेकर के, उनके पिताजी मदन प्रसाद जायसवाल जी, कई पीढ़ी मैंने कई सत्र हो गया जी। हमको लगता है कि उस परिवार में पिछले 6-7 बिल्कुल बिल्कुल चुनावों से वो सीट एक परिवार में जी। संजय जायसवाल का कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वैसा नहीं है जैसा और चीजें। अभी तो उनको तो केंद्रीय मंत्री बनना था जी। जो चर्चा थी कि प्रदेश अध्यक्ष से हटेंगे, वो विस्तार में जगह नहीं मिली जी। संजय जायसवाल, अब इस बार कांग्रेस की प्रतिष्ठा वहाँ थी जी। कांग्रेस ने भी वहाँ एक मदन मोहन तिवारी, वो जमीनी पहचान है उनकी, एमएलए भी रहे उनकी पहचान, तो लड़ाई है वहाँ। लेकिन कुल मिला जुला करके मेरी खबर है कि वहाँ बीजेपी का संजय जायसवाल एज दे रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं सरोज जी? एकदम बीजेपी का ही एज है, संजय जायसवाल का ही एज है। जो बहुत थोड़ा चुनाव के दरमियान कहा जा रहा था कि वैश्यों का रुझान क्या होगा, वैश्य नाराज हैं, ब्राह्मण हाँ वैश्यों को लेकर गुस्सा था जो टिकट कटा। तो संजय जायसवाल तो स्वयं वैश्य हैं। हाँ है, इसीलिए तो था कि भाई वैश्य उनको करेंगे कि नहीं करेंगे, वही एक वोट को उनको। लेकिन ब्राह्मणों की सिंधमारी हो गई ना। हाँ ब्राह्मणों की सिंधमारी हुई, लेकिन वैश्यों ने जिस तरह से फिर अंत आते आते समर्थन कर दिया, तमाम उसके लिए प्रयास हुए, तो उसमें तो संजय जायसवाल निकलते हुए दिख रहे हैं वहाँ। तो चलिए पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका कैलकुलेटर क्या कर रहा है संजय जी? देखिए शुरू में मदन मोहन तिवारी जी के साथ वहाँ पूरी तरह से लोग एकजुट थे, कुल बोल रहा था जी। फूल और कुल में जो लड़ाई थी उसमें कुल बोल रहा था, कुल बोल रहा था। और चूंकि बेतिया में ब्राह्मण मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर है, वो तय करते हैं। कभी रघुनाथ झा चुनाव भी जीत गए थे। नहीं, बेतिया में ब्राह्मण वो बहुल क्षेत्र है, क्योंकि नाराजगी थी कि वाल्मीकि नगर बेतिया में अगर हमको कहीं एक जगह तो हमें जीतनी ही है। बिल्कुल। तो इसको लेकर के ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह से वहां इंटैक्ट थे। और बाकी तो जो महागठबंधन का समीकरण है वो समीकरण तो था ही। संजय जायसवाल से नाराजगी थी, लेकिन बाद में कहा जाता है कि लोग, मोदी जी जब वहां लोगों को बताए, समझाए, वैश्यों को कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा अति पिछड़ा को समझाइए, तो एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ब्राह्मण वोटर में 75-25 का ही अंतर आ पाया है, जो मेरी जानकारी। हो सकता है कि मेरी जानकारी सही नहीं हो। 25% ब्राह्मणों को ही तोड़ने में फूल कामयाब हुआ है। बिल्कुल। अगर वो महागठबंधन का कॉम्बिनेशन बना रहा और ब्राह्मण मतदाता जिस तरह से इंटैक्ट थे, अगर इंटैक्ट रह गए, तो वहां लड़ाई 50-50 की भी मैं मानता हूं। लड़ाई 50-50 की भी। देखिए मतलब बेतिया में कड़ी लड़ाई है, पश्चिमी चंपारण में संजय जी कह रहे हैं। रवि उपाध्याय जी आपकी खबर क्या है? नहीं, संजय जी ठीक बोल रहे हैं कि इन्हीं के नाम के वहां पर उम्मीदवार भी हैं, भारतीय संजय जायसवाल। तो वो उन कांटे की टक्कर उनको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। उसमें दोनों में लड़ाई है, कौन दोनों 50-50 नंबर के दावेदार हैं। हाँ। माने जो इधर से माने भारतीय जनता पार्टी और इधर से मदन मोहन तिवारी। तो चलिए 50-50 के दोनों दावेदार हैं। तो देखिए संगत पंगत को यही खत्म करते हैं। हम लोगों ने कल से 20 सीटों की चर्चा कर ली है, आगे भी वीडियो जाएंगे जिसमें हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।